फिर आप लोगों को एपेंडिकुलर यानी उपांगीय अस्थियों के बारे में बता दिया था। उपांगी में हमारे लिम्स आते हैं। लिम्स में हाथ और पैर की दोनों की हड्डियाँ आती हैं। हाथ की हड्डियों को फोर लिम्ब में आता है यानी अग्रबाहु, और पैर की हड्डी को हाइंड लिम्ब फर्स्ट बाहु बोलते हैं। और इसके बाद आप लोगों का इसमें गर्डल आता है। पेक्टोरल गर्डल में कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं इसे पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और ये इधर पेल्विक गर्डल हमारे कमर की हड्डी होती है, इसे पेल्विक गर्डल बोलते हैं। आप लोग उसके बाद हमारे हाथ की हड्डियों को दो भागों में बटा होता है। आगे की हड्डी को रेडियस और पीछे की हड्डी को अल्ना बोलते हैं। और इधर बाँह में ह्यूमरस इसी में पाया जाता है, ह्यूमरस। और उसके बाद पैर की हड्डी को बताया था। आगे के पैर में भी दो भाग होते हैं, टिबिया आगे, पीछे फिबुला होता है। ये सब आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में बता रहे थे, कल थोड़ा बहुत बता दिया था। संधि, जिसे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। फिर तीसरा बता दिया था साइनोवियल। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अब जो लोग कल नहीं आ रहे उनको नहीं आ रहे, जॉइंट्स तो समझ लीजिए। दो हड्डियों के जोड़ के बीच पाया जाता है, ये दो हड्डियों को जोड़ता है। जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ होगा वहीं वहीं ये जॉइंट्स पाया जाएगा। संधि, संधि मतलब ही जुड़ना होता है, ठीक है? आप लोगों ने कल लिख लिया था ना, अच्छा संधि वो रेसेदार वो लिख लिया कि नहीं? आज साइनोवियल संधि बताएंगे, पूर्ण से स्वतंत्र साइनोवियल। पूरी तरीके से गति हो पाती है इसकी वजह से। इसमें पहले आता है से बॉल और सॉकेट, नाम है संधि का नाम। इसे कंदुक खल्लिका बोलते हैं हिंदी में और पटिना। तरीके से गति, जैसे आप देख लीजिए अपना हाथ करिए, कंधा है, देख लिया ये हाथ है, यहाँ पे एक हड्डी लगी है जो कि बहुत थोड़ा गोल आकार, इसी में हमारे हाथ की हड्डी आके कंधे की हड्डी में ऊपर फिट होती है, जिसकी तरफ हम लोग चारों तरफ से इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी घुमा सकते हैं। ये किस वजह से होता है? ये हमारे इसी बॉल सॉकेट जॉइंट्स लगा हुआ है और उसमें एक हड्डी, इसी में हमारे हाथ की हड्डी ऊपर कंधे की हड्डी के पास है, स्टेपुला जिसे कंधा कहते हैं, उसके पास एक बोन होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी तरह फिट होता है। इसमें हड्डी है थोड़ा ऐसे रहेगा, इसी में आके बोन ऐसे आके फिट हो जाता है। लिख लीजिए किसे पाया जाता है।
जैसे किसी कोई कील है दीवार पर ठोक देते हैं, उसी तरह ये बोन भी है जिसमें जो एक बोन दूसरे बोन से उसी तरह अटैच होती है, ये हिल मिल सकती है। जैसे थोड़ा रहता है ना, दीदी को घुमा सकते हैं, मान लीजिए गाय है तो बाकी में ये टूटी या फूटा होता है, उसमें फिट कर दिए। उसी तरीके से ये भी पावर जॉइंट भी होता है। जैसे हमारा सिर है, ये खोपड़ी में गर्दन की एक हड्डी होती है जिसे कि एटलस बोलते हैं, हमारी खोपड़ी उसी से जुड़ी हुई है। अब हम लोग यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, दाएं भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं, ये सब इसी पावर जॉइंट के कारण होता है। देख लीजिए इसका मतलब खोपड़ी, इसके और इसके बीच पाया जाता है एटलस हड्डी। एक एटलस हड्डी होती है, गर्दन की हड्डी है, उसी के बीच ये पाया जाता है। इसका और एटलस के बीच ये पावर जॉइंट्स पाया जाता है हमारे सिर में। लिख लीजिए इसको। आवाज आ रही पीछे? पीछे तक आवाज आ रही है? ये हमारी स्कल में पाया जाता है। जैसे हम लोग अपने गर्दन को ना हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये सब पावर जॉइंट के कारण होता है। याद रखिएगा कि पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्कल और एटलस के बीच कौन पाया जाता है, कंधे में, कमर में कौन पाया जाता है, तो आप लोग बता दीजिए। कमर कंधे में कौन पाया जाता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। पीछे सबने लिख लिया है? समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो फिर बता दीजिएगा। सबको आ रहा समझ में? आपको आ रहा? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट ये जॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रखिए। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बायो का क्वेश्चन सही नहीं करना चाहते क्या? जो लोग आज नहीं आए हैं कब्जा संधि का मतलब ही कब्जा, एक दूसरे में जैसे कब्जे की तरह एक दूसरे में अटैच रहता है। ये एक तरफ गति कर सकता है, जैसे हमारे हाथ में कोहनी है, ये इस तरफ तो मूव कर लिया, ठीक है, लेकिन अब पीछे नहीं हो सकते पूरी तरह। हाँ नहीं, जबड़ा नहीं होगा, जबड़ा नहीं आएगा, इसमें जॉइंट्स नहीं पाए जाते ना। जबड़े में दांत में पाया जाता है जो अचल संधि होती है, रेशेदार संधि, वो हिलडुल बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता। जैसे फिट है, ब्रेन में भी खोपड़ी की हड्डी में जगह जगह है, वो लगा हुआ है, मगर वो भी थोड़ा उतना हिलडुल नहीं सकता। लेकिन ये जॉइंट्स है, उसमें मूवमेंट जरूर होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा। तो ये जो हिंज जॉइंट है जिसे कब्जा संधि कहते हैं, ये हमारी यहाँ पाया जाता है। तो हाथ में कोहनी की हड्डी में पाया जाता है, पैर देखिए आप लोग पीछे मोड़ सकते हैं लेकिन आगे नहीं मोड़ सकते आप लोग, ये हिंज जॉइंट के कारण होता है। कोहनी और घुटने में हिंज जॉइंट भी किया सबने? अब इसमें क्या बता दी? इतना ही बता, इतना ही बता।
मैंने पीछे लिख दिया, चलो इसको लिखते रहो। फिर दूसरा एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग। कलाई भी मोड़ सकते हैं ना, इधर उधर मूव कर सकती है हमारी कलाई भी। हम लोग इधर भी मोड़ सकते हैं, इधर भी मोड़ सकते हैं। ये कलाई में पाई जाती है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और आप लोग कुछ याद रहे ना याद रहे, ये जॉइंट्स याद रहना चाहिए। और क्वाड जॉइंट सब तो कई बार पूछा गया एसएससी में, 16 तक पूछा गया, आगे एग्जाम और अभी हुआ था एग्जाम एसएससी का कोई ये था वो जो कैट लग गया था कि क्वेश्चन आया था तो मैं पेपर ले रहा है उनको ले आके कर देता हूं। इसको लिख लिया सबने, सेवन जॉइंट्स को लिख लिया ना जी, अंगूठे में पाया जाता है। पोषण और पाचन तंत्र दोनों एक साथ चलेगा। पहले पोषण बढ़ा देंगे, पौधा और जंतुओं में भी एक साथ चलेगा। इसके बाद आपका जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पौधों में और जंतुओं में एक साथ चलेगा, तो एक साथ दिया हुआ है। और ये सब चैप्टर काफी बड़े और लेंथी है। हम लोग पोषण क्या है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं हमारी कोशिकाएं इसे एब्जॉर्ब करती हैं, उसका पाचन करती हैं। ठीक है, जो भी कोई जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व होता है, जैसे उसमें हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, सब्जियां खाएंगे सलाद में विटामिन होगा, दाल खाएंगे इसमें प्रोटीन होगा, दूध पिएंगे, घी लेंगे उसमें भी प्रोटीन होगा। ये सब क्या है, पोषण है। ये खाने के माध्यम से हमें पोषण मिलता है। तो उसमें जब हमारे शरीर में जाता है तो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका पाचन हमारे शरीर में होता है। उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले पोषक तत्व का अध्ययन करेंगे, फिर पोषक तत्व पचता कैसे है हमारे शरीर में उसका अध्ययन करेंगे। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद पोषक तत्व, इसकी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को आ सकता है। कैसी आ सकता है? और एक होता है कि सूक्ष्म मात्रा में, एक पोषक तत्व ऐसा जिसे कि माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, इसकी हमें बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पोषण में हम लोग बात करें तत्वों की। पशुओं और जंतुओं दोनों में स्टार्ट करेंगे। पहले जंतु, इसमें पोषण में जंतु और पौधे में
इसको रहने से पहले जंतुओं में पोषक बढ़ा दे रहे हैं। ये इसको दो भागों में बांटा गया। पहला लिख लीजिए मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। फैट भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा 2 गुना ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फैट हमें उसका दुगना ऊर्जा देता है, 9.2 किलो कैलोरी देता है। और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, हमारे कोशिकाओं को, हमारे शरीर के जितने भी अंग उनको बनाने में मदद करता है। ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं इसको। हमारे शरीर के निर्माण में, अंगों के निर्माण में ये प्रोटीन सहायक होता है, ग्रोथ भी कराता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखेंगे। लिखिए सबने,
कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट ये ग्लूकोज से बना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, वो तो मालूम है, और ये क्या है? ये किसी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कई प्रकार होते हैं ना, इसमें प्रकार डालना है। हाँ प्रकार, इसमें 3 प्रकार होते हैं। इसमें 3 प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। वैसे तो ट्राई टेट्रा भी होता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉलीसैकेराइड। ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, पोषक तत्व है, इसकी हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता होती है। ये 3 तरह का होता है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के एक अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये डाइसैकेराइड ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये ग्लूकोज के कई अणुओं से, यानी शर्करा, पता है ना सबको, शर्करा हमारे खाने में पाया जाता है, वही जो ग्लूकोज या शर्करा हमें ऊर्जा देता है। आ रहा है समझ में? इतना जानिए पोषक तत्व, ये कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये हमको ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट किया तो हमको तुरंत लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। जैसे खाना खाते हैं हम लोग, भूख लगती है ना, ये हमको तुरंत ऊर्जा देता है। भूख लगती है, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद तुरंत ऊर्जा देता है। जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको, जो कि अनाजों में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, चने में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। लिख लीजिए मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में भी कई तरह के होते हैं। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, हाँ मोनोसैकेराइड के प्रकार हैं। मतलब ये मोनोसैकेराइड कितने तरह के होते हैं? ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है, इसमें शर्करा का एक अणु है, ग्लूकोज है, लैक्टोज, होता तो बहुत सारे, मगर इतना इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज भी होता है। ये ग्लूकोज तो सब चीज़ों में पाया जाता है, खाने में पाया जाता है, जैसे अनाज खाते हैं उसमें भी पाया जाता है, सब ग्लूकोज सब में पाया जाता है। ये ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, एक अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज भी आता है, फ्रुक्टोज भी आता है, गैलेक्टोज भी आता है। अब ये क्या करता है, ये और ये फ्रुक्टोज जो है, इसे हमारे शरीर का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को हमारे शरीर का ईंधन कहते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा देता है।
मानव माता में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव माता में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। डाइसैक्राइड में सुक्रोज आता है। इसमें आता है सुक्रोज। इसके नहीं, इसमें हाँ प्रकार के, इसमें मतलब ये डाइसैक्राइड सुक्रोज डाइसैक्राइड होता है। दो ये ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। डाइसैक्राइड के अंदर आता है। इसका प्रकार ही समझ लो। ये सबसे ज्यादा अनार में पाया जाता है सुक्रोज। ये फ्रुक्टोज को मीठी शर्करा बोलते हैं, लिखिए सबने। और ये लैक्टोज सबसे कम मीठी शर्करा है। लैक्टोज लिख लीजिए, सबसे कम मीठी शर्करा लैक्टोज है। सबसे कम मीठी लैक्टोज है। सबसे मीठा फ्रुक्टोज, और सबसे कम ये है लैक्टोज, सबसे कम मीठी। पॉलीसैकेराइड लिख लीजिए। ये लैक्टोज मोनोसैकेराइड में लैक्टोज आता है ना। लैक्टोज नहीं लिखा क्या? लैक्टोज आपने लिखवा दिया था। हाँ, लैक्टोज दूध में पाया जाता है और ये सबसे कम मीठी शर्करा। सबने लिख लिया ना, सबसे कम मीठी शर्करा लैक्टोज है। सबसे कम मीठी शर्करा लैक्टोज है। और ये मानव माता में सबसे अधिक पाया जाता है। दूध में पाया जाता है लैक्टोज। जैसे बकरी का दूध है, जितने भी इस तरह के स्तनी है उसमें लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन इसमें मानव माता में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। पाया जाता है स्टार्च, ये शर्करा प्लांट में पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है और ये पौधे में पाया जाता है। पौधे स्टार्च बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं उसमें स्टार्च बनाते हैं। यही स्टार्च ग्लूकोज में टूटता है तो जल और ऊर्जा निकलता है, जो कि जल और ऊर्जा निकलता है, ऑक्सीजन बनता है। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। बस यही पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, कौन सा मोनोसेकेराइड पूछा जाएगा। अगर आप न्यूट्रिशन में पूछ लिया जाएगा या ये पूछ लिया जाएगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, बस इतना ही आप लोगों को पूछा जाएगा। बहुत बेसिक साइंस है इसमें। ये भी स्टार्च है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये
लीवर में भी स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। ये मतलब बहुत ये ग्लूकोज के कई सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। ये एक जटिल शर्करा है, ठीक है। ये एक जटिल शर्करा है, ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है। और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मसल्स में और लीवर में स्टोर रहता है। समय पड़ने पे जैसे हम लोग कभी खाना खा जब कभी हम लोग व्रत रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसी जब ऊर्जा की जरूरत हमारे सेल को पूरे शरीर को होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज उस समय टूट करके ऊर्जा देता है। और जैसे बहुत देर तक हम लोग अगर भूखे भी है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, 1-2 दिनों तक, ज़्यादा तो नहीं काम कर पाता है, जैसे बहुत दिनों तक अगर खाना नहीं मिला तो भी यही ग्लूकोज ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज पे टूट के हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यही काम है कार्बोहाइड्रेट का और इनके सब प्रकार ये सभी हमको ऊर्जा ही देते हैं और ये स्टोर होकर देता है। जैसे स्टार्च पत्तियों में पाया जाता है, हमारे ग्लूकोज हमारे सेल में पाया जाता है ना, और ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है। मसल्स हमारा जो मसल्स है उसमें हाँ तो जंतुओं में ही तो पाया जाता है। जंतुओं में मसल्स और लीवर जो होता है उसी में ये स्टोर रहता है। सेल्यूलोज भी पाया जाता है इसी में। सेल्यूलोज मतलब ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड है। आज आप लोग बहुत लेट आए, कहाँ थे आप लोग? आप लोग क्लास में नहीं आओगे, बताइए समझ में कैसे आएगा? इसके बाद सर के पास पहुँच जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको पॉलीसेकेराइड लिख लिया, किसमें पाया जाता है? पहले तुम तो भी याद करके आइएगा। मैं पूछा करे ना दीवाली में थी, आज पढ़ाती थी, कल दूसरे दिन पेश करती थी दीवाली में। ये मजबूरी में आप लोग आते थे। क्या करते थी? डेली का डेली 15 मिनट बचते थे। पिछले साल को मैं आई थी, पहले पढ़ाती थी, 10 क्वेश्चन डेली पूछा करो। मैम जैसे आज ये वाला बच्चा दिया तो इसी का पूछने में कैसे पूछेंगे तो मैम जैसे आज हमारा टॉपिक दिया कल इसी पे हो जाएगा। अब फैट लिख लीजिए, फैट। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग को पढ़ा के पूरा एकदम याद करवा देंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे कल से। फैट भी क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। कितनी ऊर्जा देता है? 9.4 किलो कैलोरी। 9.4 किलो कैलोरी देता है और वो 4.2 किलो कैलोरी उसका कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक था संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा।
आसानी से नहीं पचता है और ये मीट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। हाँ, आसानी से इसीलिए नहीं पचता, हानिकारक भी होता है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए मीट मांस नहीं खाना चाहिए। सही बोल रही हो, सही कह रही हो, एक कहने में ये बात सही है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक, ये फायदा करता है कि नहीं करता, नुकसान ज़्यादा करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है जो कि हार्ट अटैक इसी से हो जाता है जल्दी, मांसाहारों में जल्दी हो जाता है, जंतुओं में नहीं लेकिन मनुष्यों में, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो शाकाहार के लिए डॉक्टेबल है, मांसाहार के लिए हमारा शरीर अनुकूलित नहीं। हम डॉक्टर को भी बताते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं प्रोटीन की या तो ऐसी कोई रोग, कोई ऐसा रोग ज़्यादा हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है, तो अंडे खाने के लिए कहते हैं। हाँ अंडे आँखों के लिए बताते हैं। मछली होता है अंडा उतना नुकसान नहीं करता, मांस मीट होता है वो ज़्यादा तगड़ा मीट होता है। हाँ। फिर मछली बताते हैं छोटी सी मछली होती है जो आंखों में रोशनी के लेकिन इसमें मतलब पचने की प्रॉब्लम करती ना, पचने में आसानी से नहीं पचता। हाँ, लिख लीजिए, पचने आसानी से नहीं पचता और ये मांस में पाया जाता है, मीट में। लिख लिया? असंतृप्त वसा लिखिए। आपने लिख लिया संतृप्त वसा? किसमें पाया जाता है? आसानी से नहीं बचता। हाँ, असंतृप्त वसा आसानी से पच जाता है। ये वेजिटेबल्स में पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, ये बीजों में पाया जाता है, वनस्पति तेल में पाया जाता है, बीजों में भी पाया जाता है, बीज में, बीज सीड, हाँ तेल में। तेल हो गया और बीज हो गया, नहीं वनस्पति तेल में वही घी में वनस्पति होता है ना, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, वनस्पति तेल। ये सभी असंतृप्त में ही आएगा। क्या करें? पढ़िए सब एग्जाम का क्वेश्चन करना, ये सब पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी अब एक ट्रांस वसा लिख दीजिए, ट्रांस वसा। ये अभी एक प्रकार का असंतृप्त वसा है, ये भोजन में कृत्रिम रूप से होता है, जैसे चिप्स वगैरह नहीं मिलते मार्केट में, ट्रांस, इसीलिए इसको ट्रांस वसा बोला गया है। ये भी कोई फायदा नहीं करता, नुकसान ही करता है, लेकिन इससे ये संतृप्त वसा से कम ही नुकसान करता है। आप लोग बाहर खाते ना चिप्स वगैरह ले आते ट्रांस वसा है, और असंतृप्त वसा का प्रकार है ये।
प्रोटीन होता है प्रोटीन ये लिखा क्या है? प्रोटीन के बारे में बता दूं मैं प्रोटीन अरे, इतने बड़े हमें पता ही नहीं तुम्हें। आगे बैठो मैं भी यही निर्माण कराना है मैं तो बोले से मतलब पूछे मैं से आपको अपना काम देखो सामने देखो सही बैठे को पूछो तो उसके क्या हुआ भाई? कुछ नहीं मैं भी आपको प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं। क्या बात है साथ में, क्या बात है? प्रोटीन के बारे में तो पढ़ा रहे हैं। ये करे प्रोटीन तो क्या है प्रोटीन गलत लिखा तो सही कैसे भाई? गलत नहीं लिखा प्रोटीन। ये प्रोटीन गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। सही कैसे लिखा आप बताइए। सही से बोल रहे हो तो मैं नहीं पूछ रहा है उसके बोला प्रोटीन है या प्रोटीन है पूछ रहा है प्रोटीन है। पढ़ने में फर्क है। लिखा सही है बता रहे हैं। ये अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन को बनाते हैं। ये अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कहाँ प्रोटीन गलत है? सही क्या है? गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 20 प्रकार के। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक होता है एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो हमारे शरीर में खुद बनता है, ठीक है, अपने आप बनता है, इसलिए नहीं नॉन एसेंशियल हमारे शरीर में खुद बनता है, नॉन एसेंशियल, इसलिए इसको आवश्यक नहीं, इसलिए नॉन एसेंशियल बोला गया। ऐसा नहीं कि अनवांटेड है, ये हमारे शरीर में खुद निर्माण करता है, इसको कोई जरूरत नहीं लेने की। लेकिन एसेंशियल क्या है, ये आवश्यक है, ये हम इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इसको एसेंशियल बोलते हैं। अब इसके 10 प्रकार बता दें आपको, लिखवा दें नाम अमीनो अम्ल का। ये आवश्यक अमीनो अम्ल में लिखिए, ये हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते। देखिए
जैसे मुझे 10 इसमें से 10 आवश्यक है, 10 जो आवश्यक नहीं है। पहले आवश्यक लिखिए हिस्टीडीन, लिख लीजिए हिस्टीडीन नाम है अमीनो अम्ल का, हिस्टीडीन। आइसोल्यूसिन नाम ही पूछा जाएगा बस। ल्यूसीन, हिस्टीडीन आवश्यक, ये आवश्यक अमीनो अम्ल का नाम है। पहला हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनीन। ल्यूसीन अलग है, लाइसिन अलग है। मेथियोनीन, फेनिलएलानीन, फेनिलएलानीन पूछा गया है आपके एसएससी में। फेनिलएलानीन लिख दिया, फेनिलएलानीन। थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और वैलीन, वैलीन, ये अनावश्यक अमीनो लिख लिया। अनावश्यक अमीनो अम्ल का नाम लिख लीजिए, नॉन एसेंशियल। कहानी समझ गए? मैम ये कह रहे हैं कोई बच्चा नहीं समझ नहीं पाता है तो बोर्ड में लिख लीजिए। कौन सा वाले लिखते हैं? यही जो मैं बात बोल रही हूँ। फेनिलएलानीन, नहीं, अनावश्यक होना। ये आवश्यक हो गया।
एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, प्रोलीन, सेरीन, ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लिख लीजिए। नाम पूछा जाता है आपको एसएससी में कि कौन सा आवश्यक कौन सा अनावश्यक। क्यों है? क्या काम जा रहा है? काम में होता है? ये सब हमारे प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। ये भी हमारे शरीर का ग्रोथ और रिपेयर करते हैं। शरीर का नई नई जो सेल बनती है प्रोटीन की वजह से बनती है। जो कोशिका में टूट फूट होती रहती है ना, हम चोट लग जाते हैं, जिससे काला हो जाता है हाथ में, तो कुछ दिन बाद घाव भर जाता है। ये सब प्रोटीन रिपेयर करता रहता है, ग्रोथ कराता रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बना है ना, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना है। ये नाम पूछा जाता है इसलिए लिखवाते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया नाम सबने? सबने लिख लिया ना? पूछेंगे कब इसमें से एसेंशियल नॉन एसेंशियल? आप लोग के एसएससी में क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे नाम दिया रहेगा मिला जुला के, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। फिर पूछेगा बताइए इसमें कौन एसेंशियल प्रोटीन, कौन एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन नॉन एसेंशियल है। संख्या भी पूछा जाता है कि जैसे अगर पूछ दिया एसेंशियल कितने, नॉन एसेंशियल 20 दे दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एसेंशियल पूछेगा तो 10, नॉन एसेंशियल भी 10, और पूरा टोटल अमीनो एसिड 20। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं। अब कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रोटीन का नाम है पाया जाता है दूध में, 2 रह गए हैं अभी। तो अपने 8 दिलवाए थे। कौन कौन सा है कैसा लिखवा दिया? एस्पार्टिक एसिड लिखवा दिया है, एस्प्राजीन लिख लिया, हाँ उसको लिख दिया। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट भी होता है देखिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कैलोजन एक प्रोटीन होता है, कोलेजन, हड्डियों में पाए जाते हैं कोलेजन। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध में कैसी? हाँ, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और लिखिए जब बाल में पाया जाता है, बाल और नाखून में, ये सब भी पूछा गया क्वेश्चन है। अल्फा केराटिन पाया जाता है, अल्फा केराटिन प्रोटीन। कभी कभी केराटिन प्रोटीन ही पूछ लेते हैं। क्या लगेगा? बाल और नाखून और सींग में भी पाया जाता है, जानवरों के सींग में भी पाया जाता है अल्फा केराटिन।
में अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा सब आ जाता है ना, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें वायरस भी पाया जाता है, वायरस भी पाया जाता है। वायरस इसमें इसमें भी एक अपने यहाँ पे धीरे-धीरे गेहूँ चावल गए थे, उसने वापस कर देता हाँ, वो तो प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ाएंगे ना, वायरस रोग हो जाता है ना प्लांट में। रुबेला पे बात बता रहे थे। रुबेला रूबेला वायरस है। उसी अनाज में हो गया था ये, तो वापस कर देता था। अनाज में तो नहीं, पर रूबेला में तो बता रहे थे। अनाज में तो नहीं होता। देखिए आप लोगों ने विटामिन के बारे में आप लोग एक डिजीज एक चैप्टर आएगा, जैसे प्रोटीन से कई तरह रोग हो जाते हैं कमी से, विटामिन कमी से, तो आप लोगों को एक डिजीज चैप्टर एक अलग से है, उसमें से जितने रोग हैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। अब विटामिन के बारे में विटामिन विटामिन के बारे में विटामिन विटामिन क्या भाई क्या करता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है और हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। विटामिन दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और जो जल में नहीं घुलते। विटामिन बी और सी के बारे में सुना, विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई के ये जल में घुलनशील नहीं होते। सबसे पहले विटामिन ए की बात कर लेते हैं, लिख लिया इसको। जल में घुलनशील विटामिन को ना याद हो तो WBC से याद कर लीजिएगा। W मतलब वाटर, BC मतलब विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसका नाम है रेटिनॉल।
कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। गाजर में भी पाया जाता है, गाजर में, हरी सब्जियों में। बैंगन में भी पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है। लिख लीजिए, इसमें मैं विटामिन बी लिख लीजिए, विटामिन बी। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? लिख लिया? ये कंटिन्यू विटामिन बी लिख लीजिए। विटामिन बी कई तरह के होते हैं। विटामिन बी, B1 B2 B3 विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, आइए जनाब। इसको बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। नाम पूछा जाता है ऐसे, B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं।
देखिए B1 को थाइमीन बोलते हैं, B2 को डाइक्लोरोफीन और B को निकोटिनिक एसिड। अभी B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायराडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 को नाम क्या बोलते हैं? पायराडॉक्सिन। हम 7 को क्या बोलते हैं? B9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं, सेवन को क्या बोलते हैं? बायोटीन, बायोटीन, सिर्फ बायोटीन। बायोटीन बोलते हैं इसको। B6 को पायराडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटीन, बायोटीन हाँ बायोटीन। ब्लड लो को क्या बोलते हैं? इसको नो 9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं, फोलिक एसिड, जैसे फोलेट लिखा है। फोलिक लिखा, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल बोल सकते हैं ना, एसिड। गलत लिखा हुआ है। B9 को फोलिक अम्ल। फिर उसके बाद B12 अगर विटामिन B12, इसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं। लिखिए। B3 को क्या बोलते हैं? हो गया ना सिंपल। B5 को पेंटाथेनिक एसिड और B6 को पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन पूछा गया आप लोगों का, बायोटीन भी पूछा गया आप लोगों का, साइनोकोबालामिन तो वैसा ही पूछा जाता है, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। पूरे प्रोटीन को मिला के बी कॉम्प्लेक्स। निकोटिनिक एसिड पूछा गया आप लोगों को कि किस विटामिन का नाम है, B3 का। पहले ही निकोटिनिक एसिड B5 का नाम था, ठीक है? बहुत पहले निकोटिनिक एसिड B5 का नाम था, पेंटोथेनिक B3 का नाम था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, कोई पुरानी किताब के सॉल्व पेपर सॉल्व करेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? जैसे आप लोग कोई पुरानी किताब में पुराना सॉल्व पेपर पढ़ेंगे तो पहले B3 को पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता था, अब B5 को निकोटिनिक एसिड बोला जाता है, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। यार उसकी कोई ट्रिक होती है? हाँ ठीक है, बता दें। देखिए B1 हाई, B1 हाई, B1 हाई, B2 हाई, B3 के नॉक पे B3 B1 हाई, B2 हाई, B3 के नॉक पे, याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। इम्पोर्टेंट भी आपको एग्जाम में एक इसके लोग काम भी होंगे उसके तो ये क्या कार्य करती है? हाँ भी बताएंगे ना, काम भी बताएंगे सब, कभी तो नाम लिखवा दिए। B3 के नॉक पे निकोटिनिक एसिड, B5 कीटो, B3 नाम पे B5 कीटो पेंटोथेनिक एसिड। लिख लीजिए फिर B6 के प्यार में पायराडॉक्सिन, B12 सोई, साइनोकोबालामिन। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए बनाया। ये B6 के प्याज पायराडॉक्सिन है, पायराडॉक्सिन B6 का नाम है ना, ये ट्रिक है, विटामिन को याद करने की ट्रिक है, लिख लीजिए।
देख कैसा